सोचो एक सुबह आप मॉर्निंग वॉक पे निकले हो, अचानक ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग आप पे हमला कर देता है। ऐसे केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेकर कहा कि अब डॉग्स को मारना नहीं, उनकी स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करना ही सॉल्यूशन है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी में ये वर्क करती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी सेफ्टी डॉग के राइट से कम इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, मैं हूं आदित्य गौरव और आप देख रहे हैं माइंड डिकोड। आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे सुप्रीम कोर्ट का नया स्टे डॉग वर्डिक्ट। इसमें कानून क्या कहता है, इंसान और जानवर की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन का असली रोल क्या है, क्या ये ग्राउंड रियलिटी में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है भी या नहीं? तो चलिए हम शुरू करते हैं एकदम देसी स्टाइल में। सुओ मोटो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑन इट्स ऑन मोशन, यानी अपने आप से। इंडियन जुडिशियरी में इसका मतलब होता है कोर्ट खुद से बिना किसी पेटिशन या एप्लीकेशन से कोई भी केस इनिशिएट कर सकती है अगर उसको लगता है किसी मैटर में पब्लिक इंटरेस्ट या जस्टिस के लिए एक्शन लेना जरूरी है। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को रीट जुरिडिक्शन है जिसके बेसिस पर वो सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। दिल्ली, केरला, गोवा जैसे स्टेट्स में अचानक डॉग बाइट्स के केसेस स्पाइक्स हुए। 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पर सुओ मोटो एक्शन लिया। उस रिपोर्ट में 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की ट्रेजिक डेथ बताई गई, जो कि एक स्टे डॉग बाइट्स के बाद रेबिस के कारण हो गई। बेंच ने इस सिचुएशन को हाईली डिस्टर्बिंग कहा और रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि इस मैटर को पब्लिक इंटरेस्ट रिट पिटीशन के तौर पर ट्रीट करे। रोजाना हजारों डॉग बाइट्स के केसेस हो रहे हैं जो ज्यादातर रेबिस में बदल जाते हैं, जो ज्यादातर बच्चों और एल्डरली को इंपैक्ट कर रहे हैं, और इसे डीप अलार्मिंग बताया गया। 11 अगस्त 2025 को 2 बेंच जज जस्टिस पर्दीवाला एंड आर माधवन ने स्वीपिंग इंस्ट्रक्शन दिए। सारे स्टेट डॉग को दिल्ली एनसीआर से राउंड अप करके शेल्टर में रिलोकेट करो और वापस उन्हें स्ट्रीट पर रिलीज करने से बैन कर दिया। और डॉग बाइट्स केसेस की रिपोर्ट के लिए एक हेल्पलाइन नंबर सेटअप कराओ जो 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशनल हो। यह मैटर अब 3 जज बेंच जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया को शिफ्ट किया गया, क्योंकि 11 अगस्त का ऑर्डर एग्जिस्टिंग एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी रूल्स 2023 के अगेंस्ट था। ये रूल्स स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और स्टे डॉग को उसके ओरिजिनल एरिया में रिलीज करना मैंडेट करता है, रिलोकेशन नहीं। पब्लिक फिगर्स जैसे मेनका गांधी ने रिलोकेशन डायरेक्टिव को अनवर्केबल और रबिश कहा। उन्होंने कहा कि यह लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा और उन्होंने ह्यूमन पॉलिसी पर जोर देने को कहा। 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मास रिलोकेशन ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और नए डायरेक्शन जारी किए गए। कैप्चर्ड स्टेट डॉग को स्टेलाइज और वैक्सीनेट करके उसे वापस एरिया में रिलीज करो एबीसी रूल्स के मुताबिक। एग्रेसिव या रैबिड डॉग को एक्सक्लूड करके उसे शेल्टर में ही रखा जाएगा। एनिमल्स के लिए डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस पॉलिसी अडॉप्ट की है जिसमें पब्लिक सेफ्टी और एनिमल्स वेलफेयर दोनों का ध्यान रखा। फाइनल जजमेंट अभी पेंडिंग है। यह केस एक प्रेसिडेंट सेट करेगा अर्बन एरियाज में कि कैसे ह्यूमन एनिमल्स कॉन्फ्लिक्ट का मैनेज होगा। द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू द एनिमल्स एक्ट 1960 एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन जो इंडिया में एनिमल्स के ट्रीटमेंट को रेगुलेट करता है और क्रूएलिटी को प्रिवेंट करता है। इस एक्ट में उन ऑफेंसेस को लिस्ट करता है जो एनिमल्स के प्रति क्रूएलिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे बीटिंग, ओवरलोडिंग, टॉर्चर, अननेसेसरी पेन या सफरिंग कॉज करना। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि एनिमल्स के लिए केयर और प्रोटेक्शन का एक फ्रेमवर्क सेट किया जाए और इंश्योर करना कि उनका ह्यूमन ट्रीटमेंट हो। पीसीए एक्ट 1960 इन्फोर्स्ड बाय एनिमल्स वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि एनिमल्स के साथ है क्रूएल्टी को प्रिवेंट करना और उनकी वेलफेयर को प्रमोट करना। डेफिनेशन ऑफ एनिमल्स, पीसीए एक्ट 1960 सेक्शन 2, एनिमल्स का मतलब कोई भी लिविंग क्रिएचर जो ह्यूमन बीइंग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सेक्शन 4, ये एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जो इस एक्ट के अंदर बनाई गई। यह गवर्नमेंट को एडवाइस देती है एनिमल वेलफेयर लॉ पे और ह्यूमन ट्रीटमेंट को प्रमोट करती है। जनरल ऑफेंसेस ऑफ क्रूएलिटी सेक्शन 11, यह सेक्शन प्रोहिबिट करता है एक्टिविटीज जैसे बीटिंग, किकिंग, ओवरलोडिंग, टॉर्चरिंग एनिमल्स, एनिमल को इनसफिशिएंट स्पेस में कन्फाइन करना, इंजर्ड या अनफिट एनिमल से काम करवाना, इंजूरियस सब्सटेंसेस और ड्रग्स देना, एनिमल को कंटिन्यूअसली चेन करके रखना। अगर पेनाल्टीज की बात करें तो फर्स्ट ऑफेंस के लिए 10 रुपए से 50 रुपए, अगर 3 साल के अंदर ऑफेंस रिपीट होता है तो 25 रुपए से 100 रुपए या 3 मंथ की जेल या फिर दोनों। एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल्स सेक्शन 14,
अलाउड है साइंटिफिक पर्पज के लिए, लेकिन प्रिस्क्राइब कंडीशन के अंदर। इसका मॉनिटरिंग CPCSEA करती है। फॉर फार्मिंग एनिमल्स सेक्शन 22 to 27, एनिमल्स को परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन या एग्जिबिट करना रिस्ट्रिक्टेड है। कुछ एनिमल्स जैसे बियर, मंकी, टाइगर etc को ट्रेन या एग्जिबिट नहीं किया जा सकता। पेनल्टीज बहुत ही लो है, आउटडेटेड है और इसलिए स्ट्रॉन्ग डिटेरेंट नहीं बन पाती। एनिमल्स प्रोटेक्शन के लिए क्लियर प्रोविजंस नहीं है। सेवर एब्यूज के लिए हार्श पनिशमेंट की कमी है। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है लॉ को अमेंड करने के लिए। किलिंग ऑफ एन एनिमल इज अप टू 5 years ऑफ जेल, हायर फाइन्स एंड स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस। ये अमेंडमेंट एक्ट को और इफेक्टिव और ज्यादा मॉडर्न बनाने के लिए है। एनिमल्स को डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल्स वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा 2014 केस में होल्ड किया। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एनिमल्स तक एक्सटेंड होता है लिमिटेड सेंस में। उनका राइट टू लिव विद डिग्निटी इंश्योर करता है। आर्टिकल 51A सब क्लॉज G ह्यूमंस का ड्यूटी है कि एनिमल्स के साथ कंपैशन से बिहेव करें। आर्टिकल 48A स्टेट का ड्यूटी है कि इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करे। 29 मार्च 2022 को एक महाराष्ट्र में शॉकिंग केस सामने आया, जहां 4 आदमियों ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अंदर घुसकर एक बंगाल मॉनिटर लिजार्ड के साथ गैंग रेप किया। STR एक प्रोटेक्टेड एरियाज है जो सतारा, कोल्हापुरी और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। इन लोगों को इलीगल एंट्री, वाइल्ड लाइफ हंटिंग और वेपन्स लेकर जंगल में घुसने पर पकड़ा गया और ये सब टाइगर सेंसस के लिए लगाए गए कैमरे ट्रैप्स के जरिए डिटेक्ट हुए। इन लोगों पे इलीगल एंट्री, वाइल्ड लाइफ हंटिंग और वेपन्स लेकर जंगल में घुसने पर पकड़े गए। ये सब टाइगर सेंसस के लिए लगाए गए कैमरे ट्रैप्स के जरिए डिटेक्ट हुए। एक ऑफिशियल्स के इन्वेस्टिगेशंस के दौरान एक एक्यूज्ड के फोन में फोटोज और वीडियोस मिले, जिसमें वो साफ साफ दिख रहा था कि एक बंगाल मॉनिटर लिजार्ड के साथ सेक्सुअल एक्ट कर रहे थे। इस बेसिस पर चारों एक्यूज्ड को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के वेरियस सेक्शन के अंदर बुक किया गया और लीगल ओपिनियन भी लिया गया। IPC सेक्शन 377 और नेचुरल ऑफेंस भी लगाया जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल लॉ इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल लॉ में से एक है। यह लॉ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है ताकि कंट्री का इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी इंश्योर किया जा सके। यह लॉ 1972 में बना था बट केम इनटू फोर्स इन 1973। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, हंटिंग प्रिवेंट करना, स्पेसीज को कंजर्व करना और नेशनल पार्क, सेंचुरीज और प्रोटेक्टेड एरियाज को एस्टेब्लिश करना। वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स जो शेड्यूल 1 से 4 में लिस्टेड है, उसका हंटिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। एक्सेप्शन साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन या पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए परमिशन मिल सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसीज, ये एक्ट स्पेसीज को अलग अलग शेड्यूल में क्लासिफाई करता है, जहां अलग लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं। शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जहां पनिशमेंट बहुत ज्यादा होती है। शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 लेसर प्रोटेक्शन, पनिशमेंट थोड़ा कम। शेड्यूल 5 वर्मिंग एनिमल्स जैसे क्रो, फ्रूट बर्ड्स, रैट्स को हंट किया जा सकता है। शेड्यूल 6 प्रोहिबिटेड प्लांट्स जैसे बेडॉक साइकेड, ब्लू वांडा, रेड वांडा। प्रोटेक्टेड एरियाज चैप्टर 4 एंड 4A एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क, सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। इस एरिया में हंटिंग, एक्सप्लॉयटेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अपॉइंट किए जाते हैं इन्फोर्समेंट के लिए। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्रिएट किया गया इलीगल ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए। ट्रेड एंड कॉमर्स चैप्टर 5 वाइल्ड एनिमल्स, ट्रॉफिस, एनिमल्स डेरिवेटिव्स एंड एनिमल्स आर्टिकल के ट्रेड को रेगुलेट करता है। इंडेंजर्ड स्पेसीज का ट्रेडिंग एंड हंटिंग बैन है। पनिशमेंट एंड पेनाल्टीज, अगर ऑफेंस शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 के एनिमल्स के अगेंस्ट है तो जेल 3 से 7 साल की होगी और मैक्सिमम फाइन 25,000 तक की हो सकती है। अगर ऑफेंस रिपीट होता है तो 7 साल की जेल और 10 लाख की फाइन। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्ट, टाइगर्स, राइनोज, एलिफेंट जैसे स्पेसीज को एक्सटिंक्शन से बचाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है, इंडिया के CITES के एप्लीकेशंस को फुलफिल करता है। CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा
एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 1975 में साइन हुई, फिलहाल 184 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इसका मेन एम यह है कि इंटरनेशनल ट्रेड जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंश्योर करना ताकि प्लांट और एनिमल के सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे। हाउ CITES वर्क? CITES सारा ट्रेड को बैन नहीं करती लेकिन रेगुलेट करती है 3 अपेंडिक्स के थ्रू। अपेंडिक्स 1 स्पेसीज जो एक्सटिंक्शन के डेंजर में है, ट्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली बैंड है, सिर्फ नॉन कमर्शियल पर्पस जैसे रिसर्च अलाउड है। एग्जांपल टाइगर्स, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, पांडा, स्नो लियोपार्ड etc। अपेंडिक्स 2 स्पेसीज जो अभी एक्सटिंक्शन के खतरे में नहीं है लेकिन अगर ट्रेड अलाउड हुआ तो वो खतरे में आ सकते हैं, स्ट्रिक्ट परमिशन के साथ वो ट्रेड कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे ग्रीन इगुआना, कुछ पैरेट्स, महागोनी वुड्स और कोबरा। अपेंडिक्स 3 स्पेसीज जो एटलीस्ट एक कंट्री ने प्रोटेक्ट किया है और उसने हेल्प मांगी है ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। एग्जांपल इंडियन स्टार टर्टवाइज, इंडिया ने प्रोटेक्ट किया है। इंडिया एंड CITES, इंडिया ने 1976 में CITES को ज्वाइन किया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 CITES के अलाइंड है, मतलब इंडेंजर्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, रेप्टाइल्स को बिना परमिशन एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। 1998 का साल था, राजस्थान के जैसलमेर एंड जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग चल रही थी। यहीं से शुरू होता बॉलीवुड का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल केसेस में से एक, सलमान खान का ब्लैक बक एंड चिंकारा हंटिंग केस। एलिगेशंस ये था कि फिल्म शूटिंग के दौरान सलमान खान और उनके को एक्टर सैफ अली खान, सोनाली बिंद्रे, तब्बू एंड नीलम रात के वक्त इलीगल हंटिंग ट्रिप पे गए। रिपोर्ट के हिसाब से 26 सितंबर 1998 को भवाद गांव में और 28 सितंबर 1998 को घोड़ा फार्म हाउस में 2 चिंकारा का शिकार किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1 से 2 अक्टूबर के बीच में कनकनी गांव के पास एलिजेंटली 2 ब्लैक बक का गोली से मार दिया गया। और साथ में ट्विस्ट आया, यूज किए गए वेपन्स का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। अब समझिए, ब्लैक बक एंड चिंकारा दोनों शेड्यूल 1 के प्रोटेक्टेड स्पेसीज हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, मतलब इनका शिकार करना सीरियस क्राइम है। केसेस में मल्टीपल कानूनी सेक्शन लग गए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 9 एंड सेक्शन 51, IPC के सेक्शन 429 एनिमल्स किलिंग, सेक्शन 201 एविडेंस छुपाने, सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और साथ में आर्म्स एक्ट 1959 में इंक्लूड की गई इलीगल फायरआर्म आर्म्स पोजेशन के लिए। कुल मिला के 4 डिफरेंट केसेस फाइल हुई। फिर शुरू होती है लंबी ट्रायल की कहानी। 2006 में सलमान खान को एक चिंकारा केस में कन्विक्ट हुए, 5 साल की सजा सुनाई गई लेकिन अपील में एक्विट हो गए। 2007 में ब्लैक बक केस में फिर से 5 साल की सजा मिली, जोधपुर जेल में कुछ दिन गुजारे, फिर बेल मिल गई। 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट ने दोनों चिंकारा केसेस में एविडेंस के कमी के कारण उसे फ्री कर दिया। लेकिन 2018 में बहुत बड़ा झटका आया। जोधपुर कोर्ट ने ब्लैक बक केस में सलमान खान को फिर से कन्विक्ट कर दिया। सजा थी 5 साल की जेल और 10,000 का फाइन। को एक्टर सब एक्विट हो गए। सलमान ने जोधपुर सेंट्रल जेल में 2 दिन गुजारे, फिर बेल मिल गई। लेकिन आज भी 2025 तक उनकी अपील राजस्थान हाई कोर्ट में पेंडिंग है। फिलहाल सलमान खान बेल पे है, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्शन अपहोल्ड किया है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। अगर एक्विट हो गए तो यह केस हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। और सोचिए, अगर ये सारे एलिगेशंस 100% प्रूव हो जाते तो पनिशमेंट के रूप में मैक्सिमम 24 साल की जेल होती। ब्लैक बक केस में 7 साल, चिंकारा के 2 केसेस में 7-7 साल और आर्म्स एक्ट में 3 साल। मतलब सलमान खान की कहानी एक अलग ही मोड़ ले सकती थी। एनिमल बर्थ कंट्रोल एबिस रूल्स 2023, स्ट्रे या स्ट्रीट डॉग की पॉपुलेशन को ह्यूमन और साइंटिफिक वे में ही कंट्रोल करना, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी और एनिमल्स वेलफेयर के बीच बैलेंस क्रिएट करना, सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट डायरेक्शंस के साथ अलाइन करना, स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, स्ट्रीट डॉग को पकड़ना, स्टेरिलाइज करना और रेबिस के अगेंस्ट वैक्सीनेट करना और फिर उन्हें उनके ओरिजिनल एरिया में रिलीज करना कंपल्सरी है। सिर्फ एग्रेसिव, रेबिड या टर्मिनली इल डॉग को इस शेल्टर में रखा जा सकता है। CNVR मॉडल, कैच न्यूटर वैक्सीनेट रिलीज, यही एक लीगली वैलिड मेथड है स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। मास किलिंग या परमानेंट रिलोकेशन इलीगल है। जीरो क्रूएलिटी मैंडेट, डॉग्स को पकड़ना, ट्रांसपोर्ट करना या ऑपरेट करने में उन्हें अननेसेसरी पेन या सफरिंग नहीं होनी चाहिए।
एबीसी मॉनिटरिंग कमेटी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड लोकल बॉडी लेवल पे बनाए जाएंगे। यह कमेटी स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स, वैक्सीनेशंस, कंप्लेंट्स एंड फंडिंग ओवरसीज करेंगे। म्युनिसिपैलिटीज, लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है एबीसी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए। उन्हें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्टेरिलाइजेशन सेंटर बनाने होंगे। एनजीओ, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करना होगा। फीडिंग पॉइंट डेजिग्नेट करना कंपलसरी है। RWA+ लोकल अथॉरिटीज के थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनकरेज किया जाता है ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए। हर स्टेरलाइज्ड डॉग को कंपलसरी रेबीज वैक्सीन देना होगा। हर स्टेरलाइज्ड डॉग को मार्क करना होगा, ईयर नोचिंग या माइक्रोचिप। सिर्फ टर्मिनली इल या रैबिड डॉग को वेट सुपरविजन में यूथेनाइज किया जा सकता है। ये रूल्स PCA एक्ट 1960 के अंदर डिराइव होते हैं। वायलेशन, मास किलिंग, इलीगल रिलोकेशन, क्रुएलिटी PCA एक्ट के अंदर पेनाल्टीज अट्रैक्ट होते हैं। नेशनल स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म में डॉग बाइट्स एंड रेबीज के केसेस रिड्यूस करने का एम। एनिमल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना एंड पब्लिक सेफ्टी भी इंश्योर करना। इंडिया के नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन के साथ अलाइंड है। 2030 तक रेबीज एलिमिनेट करने का टारगेट है, यानी 70% वैक्सीनेट करना। रेबीज एक घातक वायरल डिजीज है जो ह्यूमंस और एनिमल्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। सिम्टम्स स्टार्ट होने के बाद रेबीज ऑलमोस्ट 100% घातक होता है, लेकिन एक्सपोजर के बाद रेबीज अगर टाइम पे ट्रीटमेंट किया जाए तो ये 100% प्रिवेंटेबल भी है। कॉजिंग एजेंट वायरस, रेबीज वायरस, फैमिली रैप्डोवेरिडे, जेनस लाइसा वायरस, स्ट्रक्चर बुलेट शेप्ड सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस RNA जीनोम में। ट्रांसमिशन रेबीज स्प्रेड होता है जब इन्फेक्टेड एनिमल का सलाइवा इंसान के बॉडी में इंटर करे। एनिमल बाइट सबसे कॉमन है, स्पेशली डॉग्स। लिक्स ऑन म्यूकरिन मेम्ब्रेन जैसे आईज, नोज, माउथ या ओपन वॉर्म्स। ब्लड, यूरिन या फेसेस से स्प्रेड नहीं होता। रिजर्वर होस्ट ग्लोबल लेवल पे डॉग सबसे ज्यादा मेन सोर्स है रेबीज के लिए। एशिया एंड अफ्रीका में 90% ह्यूमन केसेस डॉग की वजह से होते हैं। इंडिया में स्ट्रे डॉग की वजह से सबसे ज्यादा होती है, लेकिन बैट्स भी हिडन रिस्क है। पैथोजेनेसिस वायरस बॉडी में कैसे स्प्रेड करता है? बाइट के थ्रू वायरस मसल सेल में इंटर करता है और लोकल रेप्लिकेशन होती है। वायरस नर्वस सिस्टम के थ्रू स्पाइनल कोड एंड ब्रेन तक जाता है। इंसेफेलाइटिस कॉज करता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स तक पहुंचता है। स्लाइवा में हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसी वजह से बाइट लोकेशन मैटर करती है। फेस, नेक, हैंड्स पर बाइट, इंक्यूबेशन छोटी। लेग से या डिस्टेंट एरिया पर बाइट, इंक्यूबेशन ज्यादा। इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 1 से 3 मंथ्स होते हैं। रेंज 5 डेज से 1 ईयर तक होते हैं। बाइट साइट, सेवेरिटी, इम्यून रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। क्लिनिकल फीचर्स प्रोड्रोमल स्टेज 2 से 10 दिन। फीवर, हेडेक, मलेज, टैंगलिंग, इचिंग, पेन एट बाइट साइट, दैट इज क्लासिक साइन। एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज फ्यूरियस रेबीज 80% केसेस। हाइपर एक्टिविटी, हाइड्रोफोबिया, वाटर सेडर, एडोफोबिया, एयर करेंट सेडर, एजिटेशंस, हेलुसिनेशंस, अल्टरनेटिंग काम एंड एक्साइटमेंट। पैरालाइटिक रेबीज 20% केसेस। गिलेन बेरे सिंड्रोम जैसा लगता है। एसेंडिंग पैरालिसिस, कोमा, फिर डेथ। टर्मिनल स्टेज कोमा, रेस्पिरेटरी या कार्डियक फेलियर। 2 से 10 दिन के अंदर आपकी मौत पक्की। अगर एक दफा सिम्टम्स अपीयर हो गया तो फिर आपकी डेथ पक्की है। डायग्नोसिस बिफोर डेथ, स्लाइवा, स्किन बायोप्सी, कॉर्नियल स्मेयर, CSF, PCR एंटीजन डिटेक्शन। आफ्टर डेथ ब्रेन टिश्यू में नेगरी बॉडीज, न्यूरॉन्स के अंदर इंक्लूजन्स। नो इफेक्टिव क्योर्स आफ्टर सिम्टम्स अपेयर्स। सिर्फ सपोर्टिव केयर पॉसिबल है। की स्ट्रेटेजी प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन। प्रिवेंशन प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए जैसे वेट्स, लैब वर्कर्स, एनिमल हैंडलर, एंडेमिक एरिया में ट्रेवलर्स। वैक्सीन बेसिकली 2-3 डोजेस में दी जाती है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस बाइट के बाद इमीडिएटली करना जरूरी है। वाउंड को 15 मिनट तक पानी और साबुन के साथ धोना है। उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है। रैबीज वैक्सीन मल्टीपल डोजेस में दिए जाएंगे। रैबीज इम्यूनोग्लोबिन RIG अगर आपका एक्सपोजर कैटेगरी 3 का है। WHO एक्सपोजर के 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1
सिर्फ टचिंग, फीडिंग, इंटेंट स्किन, नो वैक्सीन, उसमें हमें कोई वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी 2 माइनर स्क्रैचेस बट नो ब्लीडिंग, उसमें हमें सिर्फ वैक्सीन लेनी है। कैटेगरी 3 डीप बाइट से म्यूकस एक्सपोजर, इन सब चीजों में हमें RIG प्लस वैक्सीन दोनों लेने की जरूरत है। एपिडर्मियोलॉजी, ग्लोबली 59,000 डेथ होती है पर ईयर अकॉर्डिंग टू WHO। 95% डेथ सिर्फ एशिया और अफ्रीका में होता है। इंडिया वर्ल्ड का ग्लोबल का 36% डेथ होता है। अगर विक्टिम की बात करें तो रूरल एरियाज के जो बच्चे 15 साल से कम है वही मेन विक्टिम है। इंडिया में रेबिस का मेन कॉज है स्ट्रे डॉग, जो कि हर साल लगभग 20,000 लोग रेबिस के कारण मारे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल रेबिस कंट्रोल प्रोग्राम, फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव्स, डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट, रेबिस के केसेस के कारण सोसाइटी में डीप फियर होता है। बाइट विक्टिम और फैमिली में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्रिएट करता है। कल्चरल मिथ, होम रेमेडीज का भी ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं। रैबिड डॉग का स्टिग्मा, मास किलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग, एक बहुत बड़ा एथिकल डिबेट्स है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, रैबिस 100% प्रिवेंटेबल है, लेकिन 100% घातक भी है अगर एक दफा सिम्पटम में स्टार्ट हो गए तो। बाइट के बाद इमीडिएटली वाउंड को वॉश करना है और वैक्सीन लेना है। वैक्सीनेशन सेव्स योर लाइफ। डॉग इज द मेन सोर्स ऑफ रैबिस इन इंडिया। वैक्सीन करना बहुत ही जरूरी है। अवेयरनेस इज एज इंपॉर्टेंट एज मेडिसिन अकॉर्डिंग टू WHO। अगर आपको कैटेगरी 3 की डॉग बाइट होता है तो आपको वैक्सीन और RIG दोनों लेना पड़ेगा। अगर आप पहले से वैक्सीनेट हो, अगर फिर से डॉग बाइट होती है तो आपको सिर्फ 2 बूस्टर लगेंगे, डे 0 एंड डे 3 पे। RIG लेने की जरूरत नहीं होगी। एनालॉजी, RIG, फायर एक्सटिंग्विशर, इंस्टेंट रिलीफ। वैक्सीन, फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। एनालॉजी, RIG, फायर एक्सटिंग्विशर, इंस्टेंट रिलीफ। वैक्सीन, फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। रियलिटी ऑफ वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू WHO एंड ABC, इंडिया के पास 35 मिलियन स्ट्रे डॉग है। टारगेट है वैक्सीनेट करना 70%, मतलब 24.5 मिलियन स्ट्रे डॉग। अगर राउंडली देखें तो 25 मिलियन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एट्रिशन, मतलब कुछ डॉग जो वैक्सीनेटेड है हर साल मर जाते हैं। जैसे कोई माइग्रेट हो गया, कोई लॉस हो गया, कोई मर गया। वैक्सीन का इफेक्ट टाइम के साथ कम हो जाते हैं। न्यू पपीज पैदा होते हैं जो अनवैक्सीनेटेड होते हैं। सिनेरियो 1, अगर 1 मिलियन डॉग्स पर ईयर वैक्सीनेट करें, पहला साल तो 1 मिलियन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर 15% एट्रिशन से लॉस हो जाएगा, बचे सिर्फ 0.85 मिलियन डॉग्स जो कि वैक्सीनेटेड। अगले साल 1 मिलियन और ऐड होंगे। इस रफ्तार से चलने के बाद 15 साल बाद भी सिर्फ 6.2 मिलियन ही डॉग्स वैक्सीनेटेड होंगे, मतलब हम 70% तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। सिनेरियो 2, अगर हम 5 मिलियन डॉग्स पर ईयर वैक्सीनेट करें, हर साल एट्रिशन होगा पर स्पीड ज्यादा है, इसलिए कवरेज बढ़ता रहेगा। अप्रॉक्स 9 साल के अंदर 25 मिलियन डॉग्स यानी 70% हम कवर कर पाएंगे। उसके बाद जाकर अगर रेगुलर कैंपेन चलता रहा तब इंडिया रेबिस ट्रांसमिशन को रोक सकता है। लेकिन जिस स्पीड से अभी वैक्सीनेट हो रहा है, इंडिया कभी भी 70% टारगेट को नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वैक्सीनेशन का आइडिया फेल हो जाएगा। और सबसे बड़ी चैलेंज है ह्यूज पॉपुलेशन, डॉग्स की रिप्रोड्यूसिंग, शॉर्टेज ऑफ शेल्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेट्स, फंड, पब्लिक रेसिस्टेंस। जैसे कुछ कम्युनिटीज अपोज करते हैं कैचिंग डॉग, लॉजिस्टिक लाइक कैच, न्यूटर, रिलीज बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। स्टेरिलाइजेशन, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टडीज जैसे ABC प्रोग्राम इवेल्युएशन कहती है कि स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 90% स्टेरिलाइजेशन टारगेट होना चाहिए। एक स्ट्रीट डॉग जो कि एंडी और बैरिया ब्रीड के होते हैं, जो मीडियम साइज के होते हैं, एक एवरेज फीमेल डॉगी 5 to 8 पपीज देती है 1 लीटर में। कुछ कम 3 से 4, कुछ ज्यादा 9 से 12। इट्स डिपेंड ऑन द न्यूट्रिशन एंड द हेल्थ। साल में 2 बार ब्रीड करती है, इसलिए ये ओवर पॉपुलेशन हो रही है। मतलब अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो टाइम बॉम्ब बन जाएगा। वाइल्ड एनिमल एज ए पेट, इंडिया में लायंस, टाइगर, चीता, लियोपोर्ड जैसे वाइल्ड एनिमल को पेट के रूप में रखना कंप्लीटली इलीगल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 2 के सारे वाइल्ड एनिमल्स जैसे लायंस, टाइगर, चीता, मंकी जैसे एनिमल्स को फुल्ली प्रोटेक्टेड है। उन्हें कैप्चर, ट्रेड, बाई, सेल या पेट के रूप में रखना क्रिमिनल ऑफेंस है। पनिशमेंट के रूप में आपको 7 साल तक की जेल या 25,000 से ज्यादा फाइन लग सकती है।
सिर्फ जू, सर्कस रेस्ट्रिक्टेड, रेस्क्यू सेंटर्स जो लाइसेंस है वही रख सकते हैं। प्राइवेट ऑनरशिप अलाउड नहीं है। आप जो एलिफेंट्स देखते हो इंडिया में वो मोस्टली टेम्पल्स के एलिफेंट होते हैं या ओल्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनरशिप सर्टिफिकेट के साथ। 1972 एक्ट से पहले का है। न्यू ऑनरशिप पे बैन है। दुबई एंड मिडिल ईस्ट। पहले दुबई, यूएई में रिच लोग लायंस, टाइगर, चीता को अपने घर पे पेट के रूप में रखते थे। 2017 के बाद यूएई ने एक फेडरल लॉ पास किया जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप पर बैन कर दिया। अब ये एनिमल्स सिर्फ जू या ब्रीडिंग सेंटर्स जैसे एरिया में ही रह सकते हैं। वायलेशन पे ह्यूज फाइन लगता है, लगभग 7 लाख दिरहम और जेल। अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 1.5 करोड़ से ज्यादा। कैटल में काऊ, बुल, बफेलो, ऑक्स etc आते हैं। ये लाइव स्टॉक्स होते हैं और ये डॉग्स या कैट के जैसा पेट के कैटेगरी से अलग रेगुलेट होते हैं। कुछ स्टेट्स में कैटल रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है डिजीज कंट्रोल एंड मूवमेंट ट्रैक के लिए। बाइंग एंड सेलिंग अलाउड है लेकिन स्लॉटर के लिए सेल करना रिस्ट्रिक्टेड है, स्पेशली काउ स्लॉटर। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में कंप्लीटली बैन है। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना गया है, उसे मां का दर्जा दिया गया है, इसलिए ज्यादातर स्टेट्स में काउ स्लॉटर बैन है। कैटल को हार्म या एब्यूज करना द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल्स एक्ट के पेनाल्टीज को अट्रैक्ट करता है। इंडिया में डेडिकेटेड बीफ फार्म्स नहीं होते। डेयरी इंडस्ट्री के एनिमल से बीफ एक्सपोर्ट होते हैं। इसके बावजूद इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। स्ट्रीट डॉग को प्यार करने वाले लोग सिर्फ उन्हें जानवर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और इमोशनल रिश्ता समझते हैं। जब कोई इंसान भूखे या इंजर्ड डॉग को खाना खिलाता या मदद करता है तो उसके दिमाग से ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज होती है, वही केमिकल्स जो इंसान को प्यार, सुकून और खुशी के लम्हे में मिलते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि यह एक इम्पटी ड्रिवन रिस्पॉन्स है। इंसान अपनी फीलिंग्स और दुख उन डॉग पर प्रोजेक्ट करता है। इसलिए डॉग लवर्स के लिए उन्हें फीड करना या प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक अंदर से मिलने वाली इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। दूसरी तरफ एक पेरेंट्स या आम सिटीजन के माइंड में अलग साइकोलॉजी चलती है, फियर और एंगर। जब वो लोग डॉग बाइट्स के केसेस, बच्चों की मौत या इन्फेक्शंस के खतरे देखते हैं तो उनके लिए स्ट्रीट डॉग प्यार का नहीं डर का सिंबल बन जाता है। ये एक नेचुरल है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उन्हें डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव बनाती है। यही साइकोलॉजी डिवाइड क्रिएट करती है, एक तरफ डॉग लवर्स और दूसरी तरफ डॉग हेटर्स। लेकिन असली सॉल्यूशन एक्सट्रीम में नहीं बल्कि बैलेंस में ही लेने। आखिर में इंसान और जानवर दोनों को सुरक्षा और इज्जत चाहिए और ये तभी मुमकिन है जब हम एक दूसरे के इमोशंस और कंसर्न दोनों को समझकर बीच का रास्ता निकालें। एम्पैथी और फियर दोनों ही ह्यूमन साइकोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन जब तक हम एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करेंगे न इंसान को चैन मिलेगा ना डॉग्स को इंसाफ है। डॉग लवर्स का असली प्यार इंसानियत के लिए नहीं एनजीओ के फंड्स के लिए होते हैं। स्ट्रीट डॉग तो उनके लिए बिजनेस बन गए। स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के नाम पर करोड़ों रुपए फंड मिलते हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन चाहते ही नहीं क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो सॉल्यूशन नहीं चाहते। पिटीशन और प्रोटेस्ट के नाम पर ये फालतू का ड्रामा चलाते रहते ताकि उन्हें पैसे और पब्लिसिटी आते रहे। और इनके हिपोक्रेसी देखो, समाज में एक सोशल स्टेटस दिखाने के लिए जर्मन शेफर्ड, हस्की, लेब्राडोर जैसे फॉरेन ब्रीड्स को अपनाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, सेल्फीज लेते हैं, सोसाइटी में दिखाते हैं कि हमारे पास पेट है। लेकिन एक भी स्ट्रीट डॉग को अपने घर नहीं ले जाते। क्यों? प्यार सिर्फ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स के लिए, फंडिंग और पैसे के लिए सिर्फ स्ट्रीट डॉग है। असल में ये लोग डॉग यूजर्स हैं, डॉग लवर्स नहीं। और इनके आर्गुमेंट सुनो, ये लोग बोलते हैं अच्छी रोड नहीं है, रेपिस्ट को जेल नहीं भेजते हो, इट्सेट्रा बला बला बला। मैं मानता हूँ हमारे समाज में बहुत सारे इश्यूज हैं। There are so many socially recognized issues in our country. You can't merge them in one because their base is different. I have paid my taxes. I want my family safe and secure. और ये लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सच क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग या पेट डॉग 5-6 मंथ की बच्चियों पे, महिला या बड़े बुजुर्गों पे जो हमला करती है तो रेबीज से नहीं डायरेक्ट बाइट इंजरी से ही मर जाते हैं। एक जर्मन शेफर्ड या बड़े ब्रीड का डॉग एक एडल्ट इंसान को भी मार सकता है, तो डेथ रेबीज से नहीं बाइट की वजह से होती है। तो स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के नाम पे जो जुमला है वो सिर्फ पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए। ग्राउंड रियलिटी है कि इंसान की सेफ्टी अभी भी खतरे में है। और आयरनी ये है कि जब बच्चे लोग डॉग बाइट की वजह से हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब एल्डरली लोग गलियों में चलने से डरते हैं, तब इन एनजीओ की आवाज कम हो जाती है। रेबीज विक्टिम के लिए कंपनसेशन या ट्रीटमेंट के लिए कभी उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही स्ट्रीट डॉग रिलोकेशन की बात होती है सारे के सारे एनजीओ रोड पर आ जाते हैं। क्या उन्होंने कभी एग्जाम पेपर लीक होने पर प्रोटेस्ट किया? क्या उन्होंने कभी अनएम्प्लॉयमेंट पर आवाज उठाई? नहीं,
क्योंकि वहां पे उन्हें पैसे नहीं मिल रहे होते। और इसलिए फिलहाल के लिए सबसे रिलोकेशन ही सॉल्यूशन बेस्ट है, क्योंकि तभी उन डॉग्स को शेल्टर, एक प्रॉपर घर मिलेगा। ना डॉग इंसान को हार्म करेगा, ना इंसान डॉग को हार्म करेगा। और इसलिए फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रिलोकेशन ही है। तभी इन डॉग्स को प्रॉपर शेल्टर, एक प्रॉपर घर मिलेगा, और ना डॉग इंसान को हार्म करेगा, ना इंसान डॉग को हार्म करेगा। तभी सेफ्टी भी होगी और इंसानियत भी बची रहेगी। दोस्तों, आपको लगेगा कि मैं किसी एक साइड को डिफेंड करूंगा, पर सच तो है कि मैं ब्लाइंड फेवर नहीं करता। कोई भी लॉ तभी सक्सेसफुल होती है जब वो ग्राउंड रियलिटी से मैच करे। रेबिस डेथ, डॉग बाइट्स और स्लो स्टेरिलाइजेशन ड्राइव, ये सब क्लियर दिखाता है कि कंपेशन से काम नहीं चलेगा। लोकल बॉडीज को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी और स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन को वॉर फुटिंग पे करना होगा, वरना ये टाइम टिकिंग बम बन जाएगा। फिलहाल के लिए रिलोकेशन ही बेस्ट है, तभी उन डॉग्स को प्रॉपर घर मिलेगा और इंसान भी चैन से घूम पाएंगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है। अब आप डिसाइड करो, क्या यह ग्राउंड रियलिटी पे होगा या सिर्फ कागज की फाइल बनकर रह जाएगा। लाइक करो अगर सोल्यूशन अच्छा लगता है, कमेंट में अपनी ओपिनियन बताओ और अपने डॉग लवर्स फ्रेंड को भेजो ताकि उनका गुस्सा निकले, और अपने डॉग हेटर्स फ्रेंड को भी भेजो ताकि उनका दुख कम हो। और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए माइंड डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं आदित्य गौरव और आप देख रहे हैं माइंड डिकोड।